MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह दुनिया कैसे चलेगी। गुंडागर्दी से चलेगी या बातचीत से चलेगी, संवाद से चलेगी। और सबकी नजरें दावोस पर टिकी हुई हैं, जहां कुछ ही वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि वो ज्यूरिख पहुंचे हैं और ज्यूरिख से दावोस के लिए रवाना हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दावोस में ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इसीलिए सबकी नजर उनके भाषण पर है। कुछ देर के बाद वो दावोस पहुंचेंगे और यहां पर उनका भाषण होगा। यहां पर वो ग्रीनलैंड को लेकर अपना फैसला सुना सकते हैं। हालांकि वो अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं, वो अघोषित है, लेकिन घोषित बात का इंतजार किया जा रहा है। और इसीलिए कभी अमेरिका को अपना फुल सपोर्ट देने वाला, ब्लाइंड सपोर्ट करने वाला यूरोप अब फड़फड़ा रहा है, बेचैन है। और उसकी ये जो बेचैनी है वो बयान बनकर बाहर निकल रहा है। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं कि केवल बयानों से कुछ होता नहीं है। होता है तब जब आप में कुछ करने की शक्ति होती है, कुछ करने की ताकत होती है। यह सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अब उसी शक्ति और ताकत से कंट्रोल किया जा रहा है। हिंदी के बड़े मशहूर कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने कहा था कि सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब आप में ताकत होगी तब आपकी बात सुनी जाएगी। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपनी पावर के सामने सबको घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से। यूरोप के जो बड़े नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त सिर्फ आलोचनाओं की लोरियां सुना रहे हैं। ऐसे काम चलता नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा को आप सुन लीजिए, फ्रांस को सुन लीजिए, बेल्जियम, जर्मनी को सुन लीजिए, सबके सब भाषण तो बड़ा तगड़ा दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि तानाशाही कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि दूसरों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, कोई साफ साफ कह रहा है कि इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड पर कुछ करने के हालात में ये सब क्या है या नहीं है, ये आपके सामने है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि क्या यूरोप मिलकर ट्रंप से लड़ सकता है? मैं सीधी बात कर रहा हूं, क्या यूरोप कंबाइंड होकर ट्रंप से लड़ सकता है? और क्या ट्रंप से यूरोप जीत सकता है? ये दो बातें बहुत सीधी। और जब जीत नहीं सकता तो क्या किया जा सकता है? केवल फड़फड़ाया जा सकता है। वही इस वक्त चल रहा है। और यह कब होता है? यह तब होता है जब दुनिया पर कब्जा होता हुआ आप देखें और देखकर भी खामोश बने रहें। जब पूरी दुनिया पर ट्रंप दबाव डालते हैं तब ये नेता खामोश रहते हैं। भारत पर टैरिफ लगा दीजिए, सारे लोग चुप। इस पर टैरिफ लगा दीजिए, अब क्या हो रहा है? जब वेनेजुएला पर कब्जा हुआ, या ये कहिए कि वो राष्ट्रपति को अंदर घुसकर उनकी पत्नी समेत उठाकर ट्रंप ले आए, तब आप खामोशी से देखते रहे। भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगाने की धमकियां देते रहे, आप खामोश होकर देखते रहे। और अब जब ट्रंप घोषित रूप से आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मैं 200% तक टैरिफ लगा दूंगा, यानी बाई हुक और क्रुक किसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर रहे हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई ये दुनिया उतनी गुलाबी नहीं है जितनी हम समझते रहे। अब हो क्या रहा है? यूक्रेन को खंडहर में तब्दील करने के लिए जिम्मेदार नेटो खुद खंड खंड होने की कगार पर है। और अगर ट्रंप नहीं माने, जो कि मैं कह रहा हूं कि वो नहीं मानेंगे, तो नेटो देश ही आमने सामने होंगे। क्योंकि ट्रंप तो खुलकर कह चुके हैं
कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। यूरोपीय देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, डेनमार्क के साथ खड़े हैं हम लोग, ऐसा बोल रहे हैं और इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं ट्रंप। यूरोपीय देशों को वो टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, 25% तक टैरिफ लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि डेनमार्क को लड़ना पड़ा तो कितने मिनट टिक पाएगा यह बात अलग है, लेकिन तब नेटो आमने सामने हो सकते हैं, एक गुंजाइश बन सकती है और एपी सेंटर बन सकता है ग्रीनलैंड। लेकिन यह युद्ध मुझे नहीं लगता कि होगा। और ग्रीनलैंड वाले अब विरोध कर रहे हैं, वहां की जो आबादी है वो विरोध कर रही है। डेनमार्क अपनी सेना वहां पर भेज रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि माना वही जा रहा है जो ट्रंप कह रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं ना खाता ना वही, जो ट्रंप कहते हैं वही सही। क्योंकि ट्रंप ने तो अपना झंडा वहां पर गाड़ दिया है ग्रीनलैंड पर, सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन बता दिया, यह जारी उन्होंने किया है। ग्रीनलैंड पर दावे को लेकर यह तस्वीर उन्होंने शेयर की है और तस्वीर में ग्रीनलैंड में अपना झंडा गाड़ते हुए वो खुद दिख रहे हैं। फोटो में ट्रंप के साथ जेडी वेंस और मार्क रूबियो हैं और इस पर साफ लिखा है ग्रीनलैंड यूएस का यह क्षेत्र है और 2026 में यह झंडा यहां पर गड़ गया है। तस्वीर देखने के बाद अब डेनमार्क क्या करे? डेनमार्क के हाथ में कुछ खास बचा नहीं है, वो अपने सैनिकों की तादाद वहां पर बढ़ा रहा है, लेकिन कितनी बढ़ा लेगा, कितनी बढ़ा लेगा? ट्रंप के दावे से यूरोप के कई देशों में इस वक्त चिंता है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ट्रंप की यह दादागिरी दुनिया को आखिर कहां ले जाएगी? यूरोपियन यूनियन है तो किस लिए है, उसके वजूद का क्या मतलब रहेगा? या भविष्य में एक लकीर यह भी खींचने जा रही है कि जो जहां पर ताकतवर है वो कमजोरों पर इसी तरह से कब्जा करेंगे और बाकी लोग केवल देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना पहले कुछ किया है ना आगे कुछ करेंगे। मैं इसी पर एक चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बर्फ के नीचे महायुद्ध का बारूद सुलग रहा है। सर्दियों में -50 डिग्री की ठंड झेलने वाला ग्रीनलैंड इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन बन गया है। ट्रंप की धमकियां अब सारी हदें पार कर चुकी हैं। नेटो में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। डेनिश सेना जहाजों में भर भर कर ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू कर चुकी है। ग्रीनलैंड इस वक्त महायुद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। ट्रंप हर दूसरी बात में ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिक्र कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए सबसे जरूरी बता रहे हैं, रूस और चीन के कब्जे का डर दिखा रहे हैं और अमेरिका के गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट की जमीन तैयार कर रहे हैं। आजकल ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट की रणनीति ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है। ग्रीनलैंड वो जगह है जहां आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर से मिलता है। ये वो जंक्शन है जहां से अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक तीनों की सुरक्षा का भविष्य तय होता है। ग्रीनलैंड के साथ बिगड़ती बात और ईरान में हमलों की धमकी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार उनका सामना फ्रांस से हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत है। मैक्रों ने कहा कि ऐसी दुनिया खतरनाक मोड़ पर है जहां ताकतवर देश मनमर्जी करें। ग्रीनलैंड का हवाला देते हुए मैक्रों ने ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत का इस्तेमाल किसी देश की जमीन और आजादी पर दबाव बनाने के लिए किया जाए, ये गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 में दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं और कई देशों में लोकतंत्र कमजोर होकर तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अमेरिका को लेकर कहा कि ट्रंप टैरिफ लगाकर यूरोप को कमजोर करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप दुनिया के सामने अमेरिका को ताकतवर दिखाने के लिए टैरिफ को अपना हथियार बना रहे हैं या फिर दुनिया के देशों से अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
फ्रांस अमेरिका की आलोचना कर रहा है और ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप की मनमानी कब और कहां खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, जाने माने राजनयिक हैं, भारत की पहचान रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक वोरा जी आपका। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं जो विदेश मामलों की जानकार हैं। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो लीडर हैं रिपब्लिकन पार्टी की। और धीरज कौल इस वक्त मेरे साथ हैं जो रिपब्लिकन सपोर्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और वीना सीकरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सीकरी वीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एम्बेसडर वोरा, पहला कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। ये यूरोपियन यूनियन के लोग जो कम से कम बोल तो रहे, पहले तो बोलते भी नहीं थे, अब कम से कम बोल रहे हैं, लेकिन इनके बोलने के कोई मायने हैं क्या? क्या कोई गुंजाइश? बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता है बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज लाउड और क्लियर आ रही है, लेकिन मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। क्या ये जो कयास लग रहे हैं कि पश्चिम में एक वॉर यूरोप वर्सेस अमेरिका हो सकती है, इसकी कोई जरा भी गुंजाइश है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, आपने एम्बेसडर वीना सीकरी को बुलाया, वो मेरी सीनियर है, मैं उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा है, बहुत इज्जत करता हूं उनकी। अभी उनकी बात सुनेंगे। यूरोप में दम नहीं है, नपुंसक है। अमेरिका से लड़ेगा 15 लोग भेजकर ग्रीनलैंड में। सर जल्दी से बता देता, मैं पोस्टेड था पेरिस में इन द 70s। क्या होता था, मैं उनसे कहता था आप तो हमेशा पार्टी करते हैं, सुरक्षा का सोचते हैं। अरे सुरक्षा की क्या बात है, अमेरिकी आके बचाएगा हमको। अब वो अमेरिकी कह रहा है पैसे लाओ, मैं नहीं बचाऊंगा, गेम ओवर। यूरोप इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग सर, अकेले में। अमेरिका पे रिलाय करते हैं और ट्रम्प ने बोला अब जो रिलायंस, मैं चौकीदार रहा हूं यूरोप का, पैसे दो मेरे को, नहीं तो मैं ग्रीनलैंड को हड़प कर रहा हूं। ग्रीनलैंड को हड़प कर रहा है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है सारे अमेरिका इकट्ठे हो जाते हैं। आई रेस्ट माई केस देयर। ये बोलते जाएंगे मैकरोनी और वो स्टारबक्स या स्टार वॉर्स जो भी ब्रिटेन का है, इधर उधर की बातें बहुत करेंगे। ट्रम्प से पंगा लेना किसी की औकात नहीं है, पीरियड। बिल्कुल। वीना जी, एक तो बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने रिपब्लिक के लिए समय निकाला। पॉइंट बहुत सीधा है। क्या दावोस से आज ग्रीनलैंड के बारे में ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर संकेत ट्रंप कई बार दे चुके हैं? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। मैं अपने कुलीग दीपक वोरा जी को भी हेलो कहती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दिन में जो डेवोस में अब तक हुआ है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हुई है जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी ने की है। और मेरा ख्याल उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो रप्चर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर है। और उन्होंने कहा है कि अगर हम मिडिल ऑर्डर कंट्री, उन्होंने अपने आप को मिडिल ऑर्डर कंट्री समझा है, और उन्होंने कहा अगर हम इसका सामना करना चाहते हैं तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। और उन्होंने वही यूज़ किया है जो हम भारत में यूज़ करते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और उन्होंने कहा है कि सारे देशों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात पे सोचने की ज़रूरत है, और अगर ये मिडिल ऑर्डर कंट्रीज इकट्ठे आ सके तो वो शायद अपने इंटरेस्ट बचा सकें अगर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करें। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी की स्पीच जो आज सुबह उन्होंने दी है एक पाथ ब्रेकिंग स्पीच है, और आगे के दिनों में ये गिनी जाएगी। ये एक हिस्टोरिकल स्पीच है। उन्होंने एक ऐलान दिया है मिडिल कंट्रीज़ को, छोटी कंट्रीज़ को, कि चलो हम इकट्ठे मिल के सोचें क्या करना है। लेकिन ज़रूर, जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं डेवोस में जाके, यूरोप में जाके अपने वहाँ पे पार्टनर से बात करके ये तय करके आऊँगा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन अभी तक जो है प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपोज किया है। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप का न्योता पीस, बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी स्वीकार नहीं किया है। तो सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। मेरा ख्याल है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोपियंस को मिलेंगे तब उसके बाद शायद हमें पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल, और जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया है इसकी क्या स्वीकारी होगी। जो अन्य देश हैं, नेटो अलायंस के अन्य देश हैं, वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो ग्रुपिंग में आए
या वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतर बितर हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पावर बहुत ज्यादा है, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, और जो इतने दशकों से आया है। वीना जी आपका पॉइंट ओके है, लेकिन मैं प्रोफेसर माफ कीजिए एम्बेसडर वोरा को जो रीड कर पा रहा हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनको लग रहा है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि आप उनकी सीनियर हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आपसे मुझे लग रहा है डिसएग्री है। नहीं, मैं ये कह रही हूं कि हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प ढूंढ रहे हैं, जिनकी खोज में वो हैं, जिनके लिए सिर्फ उनकी यूएस नंबर 1 वर्ल्ड पावर है, और उनको ये पावर होनी चाहिए कि वो रशिया और चीन का सामना कर सकें, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि सारी बाकी दुनिया मेरे साथ है। लेकिन हमारी जो भारत की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, इसके मुताबिक हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ज्यादा समर्थक आए। ओके, मैं कर्नल शरण सिंह जी मेरे साथ हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इस दादागिरी को? कुछ ऐड करना चाहता था। जी ओके वोरा साहब प्लीज मैं डिसएग्री नहीं करता हूं एम्बेसडर सीकरी से। मैम विद योर परमिशन, नेटो में से अमेरिका को निकाल दीजिए। 65 करोड़ नेटो के नागरिक 35 करोड़ अमेरिकियों से कहते हैं हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। ये यूरोप है आपका? लड़ना वड़ना आता नहीं है इनको। ब्रिटेन की फौज देखिए 90,000 की, 500 को लड़ना आता है, बाकी पेट देने निकले हुए हैं 4 फुट आगे। ये लड़ेंगे उनके साथ? सवाल नहीं पैदा होता। और सर एक एंड में बता देता हूं, जो आज उन्होंने डिएगो गार्सिया के बारे में बोला है, नेक्स्ट ऑन हिज लिस्ट इज डिएगो गार्सिया। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन बेवकूफ है, वापस कर रहा है शेगोस आइलैंड्स को मॉरिशस। डिएगो गार्सिया हमारे लिए बहुत जरूरी, मेरा बेस है, अब उसको खाएगा। आप देखते जाइए इस आदमी को। मैं समझता, मैम एम्बेसडर सीकरी प्लीज फॉरगिव मी फॉर डिसएग्रीइंग विद यू ऑन दिस। माफी चाहता, आप ही ने सिखाया था। कर्नल सिंह जय हिंद, नमस्कार राम। एक्चुअली आप 2 डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हो और आपने एक बड़ा अजीबोगरीब वर्ड इस्तेमाल किया है, और डिप्लोमेट्स इस वर्ड को इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, दैट दे डिसएग्री। दे डोंट डिसएग्री, he has another point of view. I think that is what Vora sir is saying, और इनके बीच में कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। सवाल अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है या नहीं है? नहीं है। और अगर जैसा वो क्लेम करते हैं, तो या तो मानना चाहिए सबको कि नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं, मेरा देश कह रहा है, फिर वो सुना जाना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं और इसी को अगर डेमोक्रेसी कहते हैं और दुनिया अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है, देखिए मैं इस बात में अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि आई एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोरा सर कि ये बोलने से क्या फायदा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बड़े क्लियर हैं कि ग्रीनलैंड नहीं जाना चाहिए, भाई साहब आप एक काम करिए, अपने 10-10 सिपाही उस कंट्री के ऊपर वहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए, मैं भी तो देखूँ आपका टोकन। ये सिर्फ बोलने से क्या फायदा है? बोलने से कुछ नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात आपने बोला था कि कब और कहां होगा इसका अंत, अगर होगा इसका अंत हमें देखना इस तरह चाहिए, क्या ये यूएस की पॉलिसी है या ये सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी है? क्योंकि अगर ट्रंप की पॉलिसी है तो इसकी लाइफ 2 से 3 साल है, लेकिन मुझे लगता है ये यूएस की पॉलिसी दादागिरी की चलती आई है, चल रही है, बढ़ रही है और चलती रहेगी। आपको इसको सहना पड़ेगा। आपने बोला वॉर विद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, देयर कैन नॉट बी अ वॉर, बिकॉज इफ देयर हैज टू बी अ वॉर, आप कैसे ट्रिगर करेंगे वॉर? आप मुझे बताइए। आपका पर्सनल तो इंटरेस्ट कहीं है नहीं। कौन कंट्री ऐसा है जो ये बोलेगा कि चलिए जी आप फला कंट्री में अटैक कर रहे हैं इसलिए मैं आप पर अटैक करूंगा? नो, डेफिनेटली नॉट, हो ही नहीं सकता। ये बोलने के तरीके होते हैं। मैंने इसलिए बोला अगर वॉर लानी है, आप अपनी फौज, आप 7-8 कंट्रीज जो है वो ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस भेजिए, वहां डिप्लॉय करिए। मैं देखता हूं कि ट्रंप उसके ऊपर अटैक करते हैं या नहीं करते हैं। जी, अगर आपने कुछ करना ही है। धीरज कॉल मेरे साथ हैं। धीरज कॉल, क्या इस तरह से अपने आप को विस्तारित करना, या ये कहिए कि जो मैंने ठान लिया वो मेरा है, जिस पे मैंने उंगली रख दी वो मेरा है, फिर दुनिया कुछ भी करे, नियम कुछ भी बने रहे, क्या ऐसे पॉलिसी चलाना चाहता है अमेरिका और ट्रंप? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आपके पैनलिस्ट को नमस्कार, और वोरा जी यहाँ बैठे हैं उनको भी नमस्कार। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पैनलिस्ट ने रेज किए। देखिए, मैं बायोटेक और एआई इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ। एक आपको ब्रेकिंग पॉइंट बता देता हूँ जो डिफाइनिंग है। मैं एक्चुअली आई एम इन पेंसिल्वेनिया,
राइट नाउ जो स्विंग स्टेट थी, और आप सब जानते हैं, आप ही के चैनल पे हमने कई शोज किए हैं जब ट्रम्प जीत के आए थे, उनके जो कोर एजेंडास थे जिसके अंदर इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस, मतलब क्वालिटी जॉब, उन पे उन्होंने खरा नहीं उतर पाए हैं और बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा। आप विश्वास करिए, अमेरिकन ड्रीम कार और हाउस का तो जेन्युइनली 20 साल का ड्रीम है। एक मीडियन एवरेज होल्ड इनकम हाउस होल्ड जो है 75,000 से $85,000 अर्न करने वाले और $145,000 करने वाले टोयोटा करोला भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं जो मागा वोटर बैंक बेस है, जिनका सोयाबीन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, क्रॉप्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, बहुत प्रेशर है। तो ट्रंप इसको अपनी एक लेगेसी देखते हैं, और मैं कुछ हद तक आपकी बात से या आपके पुराने पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि इसमें सिर्फ ट्रंप का सपोर्ट नहीं है, ये कोर वोटर बैंक और कोर अमेरिकन पॉलिसी है ग्रीनलैंड को लेने की, और उसके पीछे कई सारी वजहें हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले 40%, देखिए मैं बायोटेक और फाइनेंस के लिए कंसल्ट करता हूं, तो मैं फाइनेंशियल बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले 40% ट्रेड राउट जो यूरोप और एशिया का है वो आइस मेल्ट हो रही है, जो खतरे की बात है, अच्छी बात नहीं है। उस वजह से वो रिड्यूस होगा, और जिसके पास भी ग्रीनलैंड आएगा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। रशिया और अमेरिका के बीच में आप जानते हैं जो रेडार सिस्टम कोल्ड वॉर में लगा था, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, लुटनिक। इसके अलावा आप ये देखिए 50,000 की आबादी है। एक ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया था कि $1 लाख प्रति पर्सन को हम देने के तैयार हैं, क्योंकि आज भी ये डेनमार्क का पार्ट नहीं है, ऑटोनोमस रीजन है जिसका डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स डेनमार्क देखता है। उससे पहले नॉर्वे और डेनमार्क का ज्वाइंट था, और 1970 के दशक के करीब इसको ट्रांजिशन किया गया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वहां पे बहुत इस टाइम इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहां की पब्लिक इसको रेफरेंडम के लिए वोट करे। इसके अलावा उनका जो जीडीपी है, तकरीबन जो दिख रहा है फाइनेंशियल नंबर्स में, $800 बिलियन का खर्चा आएगा डेनमार्क को लेने के लिए। लेकिन ये समझिए, जो नियोडियम है, जो रेयर अर्थ सिर्फ चाइना में पाया जाता है, और 4 और रेयर अर्थ हैं जो आइसलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, जितने मजदूर एक बड़ी बिल्डिंग दिल्ली में लगाने में लगाए जाते हैं, 100 मजदूर, 2 माइंस हैं जो एक्टिव हैं इस टाइम ग्रीनलैंड में, और हर पे 100 आदमी काम कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? तो माइनिंग को तो बिल्कुल उन्होंने फ्रोज करके रखा है। इसके अलावा गोल्ड, प्लूटोनियम और यूरेनियम, रेडियो एक्टिव यूरेनियम है वहां। ये आप वो तो डिटेलिंग बता रहे हैं धीरज कौल, ये आप वो डिटेलिंग बता रहे हैं जो थोड़ा सा भी कोई रिसर्च करेगा तो ये सारी डिटेल्स उसको हासिल हो जाएंगी। मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी? पॉलिसी क्या है कि भाई अगर वो 50,000 60,000 लोग, या डेनमार्क जिसको जो अभी वहां पर अपनी फौज को डिप्लॉय किए हुए हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप कब्जा कर लेंगे? क्यों? क्योंकि आपके लिए स्ट्रेटेजिक जरूरत, देखिए भाई, स्ट्रेटेजिक जरूरत भारत के लिए श्रीलंका हो जाएगा तो क्या श्रीलंका पे कब्जा कर लेंगे? मेरा पॉइंट यह है कि क्या ऐसे पॉलिसी चलेगी कि भाई मुझे जरूरत है, वहां पर बहुत सारा खनिजों का भंडार है, वहां पे आबादी कम है, वहां की फौज कमजोर है, और स्ट्रेटेजिकली हमें वहां पे जाना है, तो मतलब हम जाएंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हैं वो है प्लेइंग फ्रॉम अ हायर मॉरल ग्राउंड, जिसको हम पिछले 1 साल पहले छोड़ चुके हैं। आपके पैनलिस्ट ने एक डेमोक्रेसी का आइडियल कंट्री बताया, कुछ हद तक उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लेगेसी क्रिएशन फॉर ट्रंप। और ये टू बी वेरी क्लियर, ट्रंप ने पहले बोल दिया था 10,000 मरीन हमें लगेंगे वहां पे अगर हमें भेजना पड़े। अभी तक फोर्स ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं है, बट दैट इज नॉट ऑफ द टेबल। आई रिमाइंड यू, दैट इज नॉट ऑफ द टेबल। और ग्रीनलैंड, मैं वोरा जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, ये इस साल के एंड होने से पहले हमारी या तो बहुत बड़ी बेसिस वहां पे दिखेंगी, क्योंकि वी हैव टू काउंटर चाइना एंड रशिया। It will come through. It may not be a very democratic way to get it, but it looks like that's the way direction things are going. और एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, मार्केट जिससे मैं कनेक्टेड हूं 2% ड्रॉप हो चुकी है। That is the only music Trump will listen. Stock markets are crashing here. That is the only throttle which I am concerned about. ठीक है दीप्ति तनेजा जी, फिर ऐसे भाई आपने डिसाइड कर लिया और ये भी बता दिया कि अगले 1 साल में होगा, मैं मान गया। जिसके पास पावर होगी वही रूल करेगा, ये सीधा एक नियम बना लिया गया है। क्योंकि ये तो कह रहे हैं धीरज कौल की वो मोरल ग्राउंड की बात मत कीजिए, नैतिकता की बात तो अब मत कीजिए।
राम जी, जब मैंने धीरज जी का प्रोफाइल पढ़ा था तो आपने कहा कि ही इज़ अ रिपब्लिकन सपोर्टर, तो मैं इससे ज़्यादा उनसे और कोई बयान एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी। बट हमारी ही जनरेशन ने, हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं राम, हमारी ही जनरेशन ने ईस्ट में, हम ये सुनते थे कि ईस्ट वाले लोग सुनते थे कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। हमने उनका सूरज अस्त होते भी देखा। हिटलर की भी बात हुई थी कि हिटलर है फॉरएवर रहेगा। हमने वो समय और दौर भी जाते हुए देखा। हमने वो दौर भी देखा जहां 70 साल तक यूके केवल और केवल अमेरिका की, अगर इफ आई मे यूज दैट क्रूड वर्ड, कि वो बूट लुकिंग करता ही पाया गया था। जैसे एम्बेसडर वोरा भी कह रहे थे कि केवल उनकी छत्रछाया में पलने वाले वो लोग थे। आज हमने उनकी आवाज भी उठती हुई देखी। कभी आप इमेजिन भी कर सकते थे कि मैक्रोन या कैनेडियन प्रेसिडेंट या यूके से आपको आवाज आएगी एंटी अमेरिका, एंटी ट्रंप? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक होगा। ये इस चीज का हम अमेरिका का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं आप सबकी बातों से सहमत हूं कि वॉर तरीके से हम उनका अमेरिका का सामना करना डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक्सेप्टेंस करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन। और राम, बार बार हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हमला होगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर होगा, क्या ये होगा वो होगा। मैं तो ये कहूंगी वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। ये महाभारत की तरह थोड़ी है कि युद्ध का डंका बजेगा, बिगुल बजेगा, दो फोर्सेस आएंगी, एक दूसरे के साथ तीर कमान लड़ेंगी और फिर शाम होते ही चली जाएंगी। जो इस समय हो रहा है, वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर एंड दी वॉरिंग फैक्शंस आर रेजिंग वॉइसेस। पहले कभी आवाज जहां की नहीं आती थी, वो आवाजें आती हैं। ट्रेड डील्स देखिए, वो इस पूरे दौर में भी अभी यूए जो बात कर रहा है कि वो ट्रेड बजूका तक लगा सकते हैं। ट्रेड बजूका जो हमेशा उनके कदमों में झुके रहते थे, भारत जिस सटलिटी से जवाब दे रहा है, हम अपने टैरिफ्स की, हम अपने ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका के साथ आप कहो कि वॉर युद्ध में जीत जाओगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में जीत जाओगे, कतई नहीं। लेकिन इस बिगिनिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए राम। दिस इज मे बी द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ एन एरा, क्योंकि ट्रंप भी ये बात जानते हैं। ट्रंप इस साल की शुरुआत में 2 बारी बोल चुके हैं ऑलरेडी, जिसको वॉशिंगटन को कहना पड़ा कि ही वाज जस्ट जोकिंग। वो कह रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स की जरूरत ही क्या है। क्यों भैया जरूरत नहीं है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स में हो सकता है। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, पूर्णिमा नाथ है, उनकी बात भी मैं एक बार सुनूंगा, फिर थोड़ा सा और इसको ओपन करेंगे चीजों को। लेकिन वो विजुअल एक बार फिर से दिखाइए जो अभी आप दिखा रहे थे। ये देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा है और ग्रीनलैंड के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि हमारा ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हमारा ग्रीनलैंड जो है बिकाऊ नहीं है। इस तरह से आप कहेंगे कि भाई $1000 दे दिया, $1,00,000 दे दिया, और आप केवल लोग नहीं खरीद रहे, आप पूरा का पूरा एक इतना बड़ा एरिया खरीद रहे हैं, जिसको आप समझिए कि उत्तर प्रदेश को अगर आप जानेंगे तो उत्तर प्रदेश से 9 गुना बड़ा है एरिया में, और आप खरीदना चाहते हैं उसको। इसलिए संदीप त्रिपाठी, क्या पैसे के जोर पर, ताकत के जोर पर सारे, मैं शैलेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, क्या पैसे के जोर पर, क्या ताकत के जोर पर अब पूरे देश खरीद लिए जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये नई डिबेट नहीं है। हम थोड़ा सरप्राइज हो रहे हैं, लेकिन यदि इलेक्टोरल एजेंडा को देखें, अमेरिका की हिस्ट्री को देखें, ज्यादा पुराना नहीं, 20 साल को ही देख लें, बहुत अतीत में न जाए, तो ये जो डिबेट है, ये डिबेट नई नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। नया यहाँ पर एक ये है कि जो 75 साल से 1945 के बाद से जो यूरोपियन एक यूनिटी थी, और जो एक फैलेसी थी, फैंटेसिज्म था, इल्यूजन था कि हमारा सिक्योरिटी गारंटर बड़ा भाई बैठा हुआ अमेरिका, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे। जब एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का प्रहार होगा, अमेरिका वहां डिस्टेबलाइज करेगा, रिजीम चेंज करेगा, तो हम ताली बजाएंगे, हम कहेंगे वाह अमेरिका, और बातें क्या करेंगे, कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जैसे आप मैक्रोन की चैट पढ़िए, तो उन्होंने कह रहे हैं ईरान में हम आपके साथ हैं, ईरान में हम आपके साथ हैं, सीरिया में आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में क्या? तो एक्चुअली क्या है कि आर्कटिक स्टिक में जो बर्फ पिघल रही है, वो बर्फ पिघल रही है नेटो में, दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे जैसे वहां आइस मेल्टिंग हो रही, वैसे वैसे ईयू में मेल्टिंग हो रही। अब अंतर क्या है कि मेल्टिंग कौन कर रहा है? मेल्टिंग करने वाला ट्रंप आ गया है, इसलिए बहस जो है थोड़ी सी तेज हो गई। अभी मैडम कह रही थी कि कनाडा की जो पीएम है वो बहुत बड़ी बात बोल रही है। इन कनाडा के पीएम को और ये मैक्रोन को जब बांग्लादेश और नेपाल पर जंजी हो रहा था, इनको सुनाई नहीं दे रहा। जब ईरान में अभी रिजीम चेंज हो रहा था, इनको सुनाई नहीं दे रहा। जब भारत को इन्होंने 1998 में 1998 में
सैंक्शन लगाए थे तब यूरोप क्या कहा था? यूरोप शांत था। अब आज यूरोप के लीडर कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को भारत जा रहे हैं, हम मदर ऑफ द ट्रेड डील करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करेंगे। तो कई बार जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है आपको शिफ्ट करती है। तो ये जो यूरोपियन लीडर है, पहली बार 75 साल में इनमें थोड़ा सा कुछ जर्क लगा है। तो अब इनका जेब से कॉस्मेटिक जो इनके डिफेंस थे, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये बाहर निकल आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल संदीप जी, ये पॉइंट बड़ा है। जब दुनिया के बाकी देशों में आप आग लगाते हैं, चिंगारी सुलगाते हैं, तो आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। अब जब लग रहा है कि आपके एक साथी पर, डेनमार्क पर कोई खतरा है, तो आपको लगने लगा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो गुंडागर्दी है। ये मैं लाइव तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहा था कि हेलीकॉप्टर जो है वो दावोस पहुंचा है, और कुछ देर के बाद ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जो मिल रही हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का हेलीकॉप्टर है जो लैंड हो रहा है दावोस में, और यहाँ पर उनका भाषण है। लगभग आधे घंटे के बाद उनका भाषण है, और ये भाषण बहुत सारी चीज़ें तय करने वाला है इस भविष्य को लेकर। लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ। ये अमेरिका की जो पॉलिसी है और यूरोप का जो रवैया है, उसको आप किस तरह से इस वक्त देख रही हैं? मैक्रो हो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो, सबके सब अब एक सुर में बोल रहे हैं ट्रंप के विरोध में। और यह विरोध तभी होता है जब आपके अंदर, या कहिए कि आपकी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश कोई दूसरा मुल्क करे, कोई दूसरी कंट्री करे। तो क्या पॉलिसी है इस वक्त अमेरिका की? Namaste. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Your panel, उनको भी नमस्ते करती हूँ। वीना सिकरी जी नमस्ते, and all of you as well. राम जी देखिए, आप लोग डिस्कस इसलिए कर रहे थे कि यहाँ की पॉलिसी ऐसा कैसा है। मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। 200 years of history of coup। पहला जो कू यहाँ पे जाना जाता है 1893 की हवाई, जो अभी पार्ट ऑफ अमेरिका है, दैट वाज मेड बिकॉज ऑफ, उन्होंने एक्चुअली हवाई की क्वीन लिली कलामी, उसका क्या जो भी नाम है, उनको हटाया गया था। तो एंड दैट्स हाउ, एंड आप आगे बढ़ते जाइए, 1953 की ईरान की, 1961 की क्यूबा की, ऐसे करके आप अभी रिसेंटली इराक, सीरिया, लिटरली नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी इंडिया में भी चल रहा है। तो अब यस्टरडे मैक्रन का बात आई है कि उन्होंने जो टेक्स्ट मैसेज पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या कहा? Macron said that I agree with your agenda in Syria and Iran, लेकिन हम ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हो भाई? आप दूसरा कंट्रीज को तो निकाल सकते हो, लीडर को किडनैप कर सकते हो, लीडर को हटा सकते हो, आप वहाँ पे कू करके आपकी लोग बिठा सकते हो, लेकिन आपके जो नेटो सदस्य है उनके ऊपर जब अटैक आती तब बोलते हुए आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग, इट इज़ द पॉलिसी। आपको अगर आज ये समझ नहीं आ रहा है, दिस इज white supremacy is the one who's actually dominating the American politics as well as global politics। तब आपको मुझे नहीं समझ आएगा क्या बोल के आपको समझाऊं। This is exactly what is happening, sir. America wants to show that whiteness is the supreme and Christian supremacy is the path, and this Christian supremacy is the one which is actually guiding them moral and ethical policy developing, and Heritage Foundation जो Project 2025 लिखा है, this is exactly what is being played out today। वीना सिकरी जी और वोरा साहब को जरा रखिए। वीना सिकरी जी, देखो सबके पॉइंट्स इधर सामने आए हैं, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके जरिए अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर समझना चाहता हूं कि क्या इन पॉलिसीज का कोई इंपैक्ट भविष्य में पूरी दुनिया के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा? क्या ये जो पॉलिसी है, जिसको एक तरह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रीनलैंड ट्रंप ने अगर कहा कि वो ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो लेकर रहेंगे, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट, और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? हमें क्या किसी तरह से ये इसको कहिए कि हमें भी अपनी ताकत पर, पावर पर अभूतपूर्व रूप से काम करने की जरूरत है?
देखिए, बात ये है, बात जो मैं कर रही हूँ वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है। ये ज़रूर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि ये उनका मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है और अंत में वो नेटो अलायंस के साथ ये अग्रीमेंट कर लेंगे कि वो अपने वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बढ़ा देंगे, उनको कंसेशंस मिलेंगे, वहाँ पे माइनिंग के कंसेशंस मिलेंगे, जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। लेकिन नेटो अलायंस के मेंबर्स की शान बान रखने के लिए वो सॉवरेनिटी की बात नहीं करें और जो वो चाहते हैं ग्रीनलैंड के साथ वो करें। तो अंत में यही बात हो रही है कि ऐसा नतीजा निकलेगा कि अब टेक्निकली स्पीकिंग ग्रीनलैंड इज सपोज्ड टू बी सेल्फ गवर्निंग, डेनमार्क की सॉवरेनिटी है उस पे, तो उसी के तहत कोई नतीजा निकलेगा जिससे ट्रम्प को रियल एस्टेट डेवलपमेंट वहाँ पे मिल जाएगी। उनके जो फ्रेंड हैं बिलियनर लॉडर, जो एस्टे लॉडर कंपनी के ओनर हैं, वो अपने उन्होंने ऑलरेडी रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया है वहाँ पे, और माइनिंग की जो कंसेशंस बंद हो चुकी हैं वो उनको मिलेंगी। तो जो उनको चाहिए अपने क्रिटिकल रेयर अर्थ वो उनको मिल जाएंगी। तो जो कनाडा कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कनाडा ने का भी आपने कल देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फोटोग्राफ निकाली थी जिससे वो सारे नेटो अलायंस मेंबर साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने एक मैप यूएसए का रखा हुआ है जिसमें ग्रीनलैंड एंड कनाडा आर शोन विद द अमेरिकन फ्लैग। तो ये तो कनाडा के लिए भी एग्जिस्टेंशियल बात है और कनाडा ने पहले भी कहा है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। दीपक बोरा जी, क्या हमें कनाडा दुनिया में कनाडा को भी लग रहा है कि भाई हमारी तरफ से ग्रीनलैंड के बाद सारा इधर ही घूमेगा ट्रंप का जो रडार है, इसलिए वो भी अब तैयारी में जुट गए। कौन किसने कौन? क्या प्रश्न पूछा सर? मैंने ये कहा कि कनाडा का जो बयान है, क्या इसको इस तरह देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो है ही है, कनाडा भी सारा रडार में है? 100% सर, बट वो उसके साथ कोई एग्रीमेंट करेगा, कन्फेडरेशन होगा, कोई अमेरिकन जैसे वर्ल्ड बैंक में हमेशा के लिए उसका राष्ट्रपति रहेगा और कनाडा का कोई बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर उपराष्ट्रपति बनेगा। सारी पावर अमेरिका के साथ रहेगी, कन्फेडरेशन। अभी किसी ने जिक्र किया था सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, कहा था ना, तो मैडम वो इसलिए नहीं सेट करता था क्योंकि भगवान भी भरोसा नहीं करता अंधेरे में गोरों के ऊपर, इसलिए वहां पे कभी सूरज डूबता नहीं था। फाइनली मैं आपको बता देता हूं सर कि ट्रंप साहब क्या करेंगे। ये लेंगे ग्रीनलैंड को, कोई इनकी मुखालफत नहीं करेगा। आपके विदेश मंत्री ने क्या कहा था, यूरोप की समस्या होती है तो आप पूरी दुनिया की समस्या बना दें, पूरी दुनिया की समस्या होती है आप कहते हैं यूरोप की समस्या नहीं है। ये दोगलापन कब तक चलेगा? आज आपको तमाचा पड़ा है और अमेरिका ने यूरोप में जितनी लीडरों की पत्नियां हैं सबका भाई है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। अमेरिका नहीं सुनेगा, ट्रंप नहीं सुनेगा। ट्रंप दुनिया में नंबर 1 होना चाहता है। सर आई कंक्लूड, मैं तो अमेरिका में पोस्टेड रहा हूं, बहुत बार जाता, हर अमेरिकन, एम्बेसडर बीना, एवरी अमेरिकन डीप इनसाइड वो नंबर 2 नहीं होना चाहता, वो नंबर 1 होना चाहता है। और ट्रंप उससे कह रहा है आई विल मेक यू नंबर 1। Is trying to be number 1, that is very true, but the point is the way in which you can do it by maintaining world order. That is the question. Yeah. जी शैलेंद्र जी। सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं किसी ने बोला कि वहाँ जॉबलेसनेस और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरी कंट्री को टेक ओवर कर लो। तो पाकिस्तान आई थिंक धीरज कौन, फिर तो पाकिस्तान भी एलिजिबल होना चाहिए इस काम के लिए, कोई ना कोई मदद करनी चाहिए उनके लिए भी कि उसको टेक ओवर कर लो। कहीं बात आई नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़ के, उसे खरीदने की कोशिश करी जाए। चलिए ट्रम्प की वैल्यू लगाते हैं, लेट्स हैव द वैल्यू ऑफ ट्रम्प, कि कितने पैसे लोगे कि आप, क्योंकि या तो ट्रम्प को ब्लेम करो या यूएस को ब्लेम करो। सो एट व्हाट प्राइस आर दे सेलेबल? आर दे सेलेबल? इफ दे आर नॉट सेलेबल, इज द डेमोक्रेसी ऑफ अनदर कंट्री सेलेबल? धीरज कौन? मैं एक लास्ट पॉइंट और दे रहा हूँ। बात हो रही है कि ग्रीनलैंड और कनाडा, चलिए कोई बात नहीं, आपने ये दोनों उनको ग्रांट कर दिए, तीसरा नंबर किसका है, चौथा नंबर किसका है? फिर इस लिस्ट के नंबर आप कहाँ जाकर रोकेंगे? अगर दुनिया अब नहीं खड़ी हुई, मान लीजिए कल आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल, आज आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक रूप से ग्रीनलैंड हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? बोले कि रशिया से जो आक्रमण होंगे उसको हम ग्रीनलैंड पर अपने एयरबेस से रोकेंगे। फिर कल के दिन आप कहेंगे कि जो ग्रीनलैंड पर अटैक होगा उसको कवर करने के लिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इस वक्त दावोस पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दावोस से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यूरिख से उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी और अब दावोस पहुंच गए हैं और सबको इंतजार इसी बात का है कि क्या कहेंगे ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि बहुत सीधा आजकल बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
जो बोल रहे हैं सीधा सीधा बोल रहे हैं, अपनी मंशा भी खुलकर बता रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी खुलकर बता रहे हैं। हमारे पास इनपुट यह है कि सेना भी उसी तरह से मूव करना शुरू कर चुकी है जैसी उनकी प्लानिंग है, और स्ट्रेटेजिकली पूरी तरह से तैयारी करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कोई बयान दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब जैसे मैक्रो कह रहे हैं कि ये एक तरह की गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ टैरिफ क्या सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं? और मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आना चाहता हूं दीप्ति तनेजा जी। पॉइंट बहुत सीधा है। क्या मेरे पास आज समय बस इतना ही है। मैं सभी मेहमानों का आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबकी निगाह इस पर बनी रहेगी, हम भी आपको अपडेट जरूर बताएंगे ग्रीनलैंड को लेकर क्या हो रहा है और ये पॉलिसी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है। जैसा कर्नल शैलेंद्र अभी हमें मुझे समझा रहे थे कि भाई अगला नंबर किसका होगा, आगे किस देश पर आप कब्जा करने के लिए उनकी कीमत लगाने लगेंगे और क्या ये कहीं पर जाकर रुकने वाला है, और ये बाकी के देश अगर अपनाएंगे, कल के दिन चाइना अपनाएगा, रशिया अपनाएगा, तो फिर इस दुनिया की सूरत किस तरह की हो जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH